Hello everyone. So welcome to the next class of कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और उसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेसिकली क्या है? तो सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर one person promises to perform the promise or discharge his liability so one person promises to perform the promise made by another person, made by other person, or discharge his liability in case of his default. ठीक. तो एक होता था क्रेडिटर, एक हमारा प्रिंसिपल डेटर और एक बंदा है श्योरिटी. तो जो डेफिनेशन है बच्चों वो श्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो श्योरिटी के व्यू पॉइंट से डेफिनेशन दी गई है. और क्या डेफिनेशन है कि दिस पर्सन promises to perform the promise of this person or discharge his liability in case of his default. तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. तो श्योरिटी के एंगल से बेसिकली इसको हम देखेंगे और ये प्रॉमिस करेगा क्रेडिटर. ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये क्रेडिटर को प्रॉमिस करेगा कि अगर ये बंदा अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता है, बेईमानी करता है, कुछ भी करता है या अपना डेट डिस्चार्ज नहीं करता है, देन आई विल परफॉर्म द प्रॉमिस और आई विल डिस्चार्ज हिज डेट. इसके डेट को मैं पे करूंगा. तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. ओके. तो आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो तीन पार्टीज हैं. फिर आप उसके नाम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी. देन यू कैन डिस्कस, अगर आप गारंटी को डिफाइन करेंगे तो यू कैन डिस्कस कि भाई ये भी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है. तो बाकी के जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के पॉइंट हैं वो भी इसमें कवर होने चाहिए. फ्री कंसेंट होनी चाहिए, प्रॉमिसर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वगैरह वगैरह. बट वी आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन द जनरल पॉइंट्स. हमको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल पॉइंट्स बताने. तो इसमें एक बहुत मजेदार चीज थी, कंसिडरेशन. सो व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि कंसिडरेशन मीन्स कि वेयर द प्रोमिसर वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन समथिंग और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, does or abstains from doing, promises to do or abstain. तो such act, promise or abstinence is called consideration. मित्रों, तो देखिए, where creditor does something for principal debtor at the desire of surety, so it is a consideration for surety. Where creditor foregoes any right against principal debtor at the desire of surety. It is consideration for surety.
where creditor has already advanced money to principal debtor and surety furnishes guarantee at later date. तो बेटा ये विदाउट कंसिडरेशन हो गया और ये गारंटी इनवैलिड हो गई। लो जी, कर लो बात। यहां पे गारंटी इनवैलिड हो गई। इन दोनों केस में गारंटी वैलिड है क्योंकि ये कंसिडरेशन है। सर, श्योरिटी ने क्रेडिटर को गारंटी दी और क्रेडिटर ने इसको पैसा एडवांस दिया, तो ये कंसिडरेशन हो गया। किसके लिए? श्योरिटी के लिए। वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग, ठीक, और एब्सटेन्स, तो ये चीज सर जी क्या हो जाएगा? ये कंसिडरेशन। इसने गारंटी दी, इसकी गारंटी के बिना पर क्रेडिटर ने इसको लोन दे दिया, तो ये इसको कंसिडरेशन माना जाएगा। ये पॉइंट लिखा है सर। अब देखिए, सपोज क्रेडिटर डेटर को ऑलरेडी लोन दे चुका है, ये पेमेंट नहीं कर रहा, नाउ ही वांट्स टू स्यू हिम। अब इसने गारंटी प्रोवाइड करी और क्रेडिटर promises not to sue debtor। तो आप देखिए, क्रेडिटर foregoes his right। सर, यही एब्सटीनियंस है, ये अपने अधिकार को छोड़, दिस इज ऑल्सो कंसिडरेशन। देखो, इसने इसको लोन दे दिया, अब ड्यू हो गया, इसने पैसा नहीं दिया, नाउ ही वांट्स टू स्यू। अब इसने गारंटी दिलाई कि भाई मैं दे दूंगा, आई विल पे, गारंटी ले लो, एंड क्रेडिटर प्रोमिसेस नॉट टू स्यू डेटर ऑन द बेसिस ऑफ दैट गारंटी। तो इस गारंटी के बदले में क्या करा इसने? इस गारंटी के बदले में इसने प्रॉमिस किया कि मैं इसको स्यू नहीं करूंगा, इसलिए यह कंसिडरेशन हो गया। एब्सटिनियंस है सर जी, ये वैलिड कंसिडरेशन है। मैं आपके कहने पे कुछ कर रहा हूं, वो कंसिडरेशन है। मैं आपके कहने पे कोई मेरा राइट है और मैं उसको नहीं करने का प्रॉमिस कर रहा हूं, तो वो भी कंसिडरेशन है। सो दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन अगर इस वाली पंक्ति को डिलीट कर दें, इस वाली लाइन को भी डिलीट कर दें, और इसने लोन दिया इसको सपोज 10th मई को और गारंटी हुई 15th मई को, ऑब्वियसली सेम ईयर है यार। 10 मई 2020 को लोन हुआ, 15 मई 2020 को गारंटी हुई, तो ये गारंटी इनवैलिड हुई। क्यों? क्योंकि लोन तो वो पहले दे चुका है। सर, वेयर एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसर डज समथिंग, तो ये तो पहले ही दे चुका, इसकी डिजायर पे कब दिया? सर, यहां पे फोरगोज वाली बात नहीं है, फोरगोज वाला पॉइंट नहीं है। तो इन दैट केस ये थर्ड एग्जांपल था। तो आप देखिए, 3 बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए थे, बहुत सुंदर एग्जांपल्स दिए हुए थे, जो इस चीज को समझाते हैं कि कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन, लोन दिया, दैट इज कंसिडरेशन, वो उस पर स्यू नहीं करेगा। इस चीज को फोरबियरेंस कहा गया, ठीक है। एब्सटिनियंस को फोरबियरेंस, मतलब मैं अपना कोई अधिकार छोड़ रहा हूं, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। But in this case where neither the loan is being granted on the basis of his guarantee nor anything is being foregone, in that case the guarantee will become invalid guarantee. ये point आप मन से assume नहीं करोगे, जब तक लिखा नहीं है you will not assume that. चलिए, now some further points. तो अगला point है कि existence of a liability. देखिए, गारंटी की डेफिनेशन ये है कि वन पर्सन promises to perform the promise or discharge the debt, तो there must be
Sir, there must be a promise or debt. गारंटी किसकी हो रही है? प्रिंसिपल डेटर की. बट प्रिंसिपल डेटर के प्रॉमिस की गारंटी हो रही है या उसके डेट की गारंटी हो रही है. तो प्रॉमिस या डेट एग्जिस्ट तो करता हो, और वो भी कैसा होना चाहिए? एनफोर्सिएबल. ठीक है. डेट सर पेबल होना चाहिए, एनफोर्सिएबल होना चाहिए. ठीक है. इन केस प्रॉमिस और डेट is not enforceable, तो उसकी गारंटी का भी क्या होगा बच्चों? इनवैलिड हो जाएगी. वो भी नॉट एनफोर्सिएबल है. सर एनफोर्सिएबिलिटी होनी चाहिए. तो गारंटी फॉर ए टाइम बार्ड डेट. अगर मान लो डेट टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड याद है, लिमिटेशन एक्ट लग गया, और अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट सर्टेन टाइम में राइट खत्म हो जाता है. तो अगर टाइम बार्ड डेट है तो लाइबिलिटी नहीं होगी और गारंटी इनवैलिड हो जाएगी. तो लिखा है देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और ए प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटीड. तो गारंटी या तो प्रॉमिस की हुई है या डेट की हुई है, तो दैट लाइबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. वो एनफोर्सेबल होना चाहिए. ठीक है. अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही एनफोर्सेबल नहीं है तो इन दैट केस फिर वो गारंटी भी एनफोर्सेबल नहीं होगी, गारंटी भी अनएनफोर्सेबल हो जाएगी बच्चों. क्लियर है पॉइंट? आसान है, सिंपल. अब देखिए एक और पॉइंट है कि जो गारंटी है, guarantee is obtained by misrepresentation or suppression of material fact by creditor or by other person with consent of creditor. तो ऐसी दशा में बच्चों गारंटी इज इनवैलिड. सर गारंटी क्रेडिटर द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस पूरी स्टोरी में ये चीज इंपॉर्टेंट है. क्रेडिटर ने खुद कराए हरकत या उसकी कंसेंट है, और जो गारंटी दी गई है, ली गई है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई. मिस रिप्रेजेंटेशन यू नो कि कुछ गलत बता के, गलत समझा के, फ्रॉड करके, धोखा दे के और श्योरिटी से बेईमानी करके गारंटी ली गई, या फिर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन थी वो हमने श्योरिटी को नहीं बताई. देयर इज ड्यूटी टू डिस्क्लोज, एंड इन केस ऑफ ड्यूटी टू डिस्क्लोज यू नो साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड. तो यहां पे गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, गारंटी की वैलिडिटी जीरो हो जाएगी. सर मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है. एक एग्जांपल दिया है बुक में आपकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. सर एक व्यक्ति ने से ओनर और उसका एक एम्प्लॉय है जो कि कुछ कलेक्शन का काम करता है, या मान लो कैशियर है. अब कैशियर ने कुछ फ्रॉड्स किए और ओनर को पता लगा कि इसने बेईमानी करी है, तो वो इसे नौकरी से निकाल रहा है, या फिर इससे कह रहे हैं कि तुम किसी की गारंटी दिलाओ. नाउ कैशियर ने एक श्योरिटी से गारंटी दिलवा दी कि ये आदमी भला आदमी है,
और इसने गारंटी दे दी, लेकिन ओनर जब ये गारंटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको ये बताए कि इसने अभी फ्रॉड किया है। भैया आप इसकी गारंटी ले रहे हो, आपको पता है इन्होंने अभी अभी फ्रॉड किया हमारे यहाँ, लेकिन ओनर ने ये बात छुपा दी। दैट इज सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, सेक्शन 142, सेक्शन 143। तो ये केस सेक्शन 143 में फॉलो होगा, 143 में फॉलो होगा, एंड दिस गारंटी इज इनवैलिड। सर आप ऐसे समझो कि मान लो एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, और ये कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी में, जॉब में, सर्विस में इन्होंने हेराफेरी करी। तो जो ओनर है, मालिक है, वो इनसे कहता है निकल लो तुम बेटा, पहले तो पुलिस केस करूंगा, जो फ्रॉड किया वो पैसे मेरे वापस जमा करो और नौकरी छोड़ो, भागो यहां से। अब ये रोने लगा, गिड़गिड़ गिड़गिड़ करने लगा, तो ओनर ने कहा अच्छा ठीक है, तुम किसी भले आदमी की गारंटी दिलवा दो, राइट। अब मान लो भला आदमी हूं मैं, एक मिनट मान लो यार, तो अब ये एक्स मेरा जानने वाला है, ये मेरे पास आया, मैं श्योरिटी, और मुझसे कहता है कि सर जी आप ना मेरे ओनर को जरा ये बोल दो कि मैं भला आदमी हूं इसके लिए, और मैं कोई चोरी बेईमानी नहीं करता हूं, और आप मेरी गारंटी ले लो कि कुछ भी गलत होगा तो आप जिम्मेदार हो गए। पहली बात तो मैं किसी की गारंटी नहीं लूंगा, फिर भी चलो मान लो मैंने गारंटी ले ली, लेकिन ये तो बताओ कि अभी अभी इसने फ्रॉड किया। अब ये जानकारी मिलेगी तो मैं कतई गारंटी नहीं लेता, वो मिली नहीं, इसने छुपाई, क्रेडिटर ये है, इसने छुपाई, तो बच्चों गारंटी इनवैलिड हो गई। इसको बताना चाहिए था जब मैं गारंटी फर्निश कर रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि अरे यार ये बहुत बढ़िया आदमी, कैसी बात है, तो ओनर बताएगा मुझे कि भाई साहब अभी अभी इनने फ्रॉड करा है, गारंटी अभी भी लोगे, तो मैं तो भाग जाऊंगा, मैं गारंटी क्यों लूंगा। तो इस सिचुएशन में गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, हमको ये बताना है। सर लिखा है एनी गारंटी which has been obtained by means of misrepresentation made by creditor or with his knowledge and assent concerning a material part is invalid। तो अगर गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन क्रेडिटर द्वारा या उसकी सहमति से कोई और करता है तो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। दूसरा, एनी गारंटी विच क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय सप्रेसिंग द मटेरियल फैक्ट्स, अगर मटेरियल फैक्ट्स को लेकर के उसने सर कोई चीज छुपाई है तो भी गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। दोनों अलग अलग सेक्शन है। एग्जांपल है, ए engages B as clerk to collect money, तो A ने इसको जॉब पे रखा हुआ है, B fails to account for some receipts, B ने फ्रॉड किया, and A in consequence calls upon him to furnish security. C gives his guarantee for B's duly accounting, कि ये सही बताएगा, सही करेगा। C gives his guarantee for B's accounting. A does not acquaint C with previous conduct. B afterward makes default, तो guarantee is invalid, क्योंकि you obtained the guarantee by suppressing the material facts। सर गारंटी गलत तरीके से ऑब्टेन करी है, इट इज लाइक ऑब्टेनिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर गेटिंग सम टर्मिनल इलनेस, है ना, तो वो पॉलिसी का पैसा थोड़ी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज कि गारंटी राइटिंग में होनी चाहिए। तो मित्रों मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, और गारंटी राइटिंग में भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दादा इंडेमनिटी, दिस गारंटी, दोनों ओरल हो सकते हैं, राइटिंग में तो वैलिड है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर हाउ विल यू प्रूव इन कोर्ट की गारंटी थी, क्योंकि ओरल है।
तो बेटा ये हमारे स्कोप में नहीं है, हम इस दिशा में न जाएं। हमको एविडेंस कलेक्ट करने हैं, हमको गारंटी का ये सब चेक करना है, तो ये सब कार्य देखिए हमारे स्कोप से बहुत दूर हैं, हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, हम कोर्ट में थोड़ी जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटीज 144 है, ज्वाइनिंग ऑफ कोश्योरिटीज। तो देखिए वेयर गारंटी is given on a condition that some other person will join as co-surety, ठीक है, and that other person does not join as co-surety। तो जो गारंटी दी है बच्चों वो हो गई इनवैलिड। मैं समझाता हूं, को-श्योरिटी का मतलब है एक और श्योरिटी, वन मोर अनदर श्योरिटी, साथ साथ को-श्योरिटी भी हो सकते हैं, गारंटी 2 लोग 3 लोग भी दे सकते हैं। सपोज करिए मेरे एक फ्रेंड ने लोन लिया बैंक से और उसकी गारंटी दी मैंने, मैं गारंटर हूं, श्योरिटी हूं, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि भाई एक और गारंटर है और वो है इस फ्रेंड के फादर, ये भी गारंटी देंगे। सर बैंक को मैंने गारंटी दी लेकिन इस शर्त पे गारंटी हुई कि पिताजी की भी गारंटी होगी, दोस्त के पिताजी भी गारंटी करेंगे, ही विल ज्वाइन एज को श्योरिटी। मैं बैंक गया, पेपर्स पे साइन करके आ गया और सर ये भी पहुंचेंगे आजकल, मैं ये भी साइन कर दें, उसके बाद बैंक इन्हें लोन देगा। लेकिन क्या हुआ कि मेरे साइन तो हो गए, पिताजी बैंक पहुंचेगी और बैंक ने लोन दे दिया। तो गारंटी वॉज गिविंग ऑन ए कंडीशन दैट फ्रेंड्स फादर विल ज्वाइन एज को श्योरिटी, ये शर्त थी, बट ही डिड नॉट ज्वाइन एज को श्योरिटी। तो जो मेरी गारंटी है बच्चों वो भी इनवैलिड हो गई, मैं भी पैसे नहीं दूंगा, आई विल ऑल्सो नॉट पे। तो लिखा है वेयर ए पर्सन गिव्स ए गारंटी अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट that creditor shall not act upon it until another person is joined in it as co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join. तो अगर गारंटी इस शर्त पे दी गई है कि क्रेडिटर तब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक को-श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता, और एक्चुअली को-श्योरिटी ज्वाइन नहीं किया है तो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, और that implies guarantee by surety is not valid if condition is imposed by surety, other person must join and other person is not joined। वही बात रिपीट करिए। चलिए, तो मैं समझता हूँ बच्चों क्लियर है, कोई खास बात नहीं है। तो कोई श्योरिटी अगर तय हुआ है कि भाई गारंटी देगा तो दैट को श्योरिटी मस्ट ज्वाइन, अदरवाइज एक ने दे दी या 2 ने दे दी, तीसरा आया नहीं, तो वो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी जो दे चुका है, वो भी गलत हो गई। सर उसके साथ बेईमानी कर रहे हो आप, अब आपको भाई तुम पूरा नहीं आधा ही लोन दो ना, इनवैलिड माने इनवैलिड, 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ गारंटी। सर अब टाइप्स में क्या है, तो 2 टाइप की गारंटी बताई गई, एक है स्पेसिफिक गारंटी, ठीक, और दूसरी है कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी इज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक लाइबिलिटी, while continuing guarantee is for a series of transactions
सर, if performance is made or liability is discharged, guarantee is also discharged, you can say, या मतलब खत्म हो गई, गारंटी की बात अब नहीं रहेगी, लेकिन फॉर ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी वैलिड अंटिल इट इज रिवोक्ड. जब तक रिवोक नहीं करोगे तब तक ये वैलिड रहेगी. मैं समझाता हूं, देखिए सर, गारंटी किसी पर्टिकुलर प्रॉमिस की है या किसी पर्टिकुलर डेट की है, पर्टिकुलर लाइबिलिटी की है, तो गारंटी विल कम टू एंड व्हेन दैट डेट इज डिस्चार्ज और लाइबिलिटी या परफॉर्मेंस इज मेड, राइट. तो सपोज करिए, एग्जांपल दिए, ए गारंटीज पेमेंट टू बी ऑफ द प्राइस ऑफ 5 bags ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड बाय बी टू सी. तो ए ने गारंटी दी हुई है कि भाई 5 बैग राइस के इसको दे दो, ये पेमेंट कर देगा. 5 बैग राइस के उनने दे दिए, उनने पेमेंट कर दिया, गारंटी खत्म हो गई. अब उनने उसके बाद फिर 5 बैग और दिए, तो इसके लिए गारंटी कब थी भैया? स्पेसिफिक गारंटी किसी पर्टिकुलर काम के लिए है और वो कंटिन्यूइंग नहीं है. कंटिन्यूइंग गारंटी इज फॉर ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस, और जब तक रिवोक नहीं करेगा तब तक वो गारंटी रहेगी. ये कंटिन्यूइंग है, ये कंटिन्यू करेगी. सर फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि वो सी को जॉब पे रख ले और इसको जॉब दे दी, ये कलेक्शन करेगा, कैशियर बनेगा, सब काम करेगा. तो ये गारंटी कब तक है? जब तक वो जॉब कर रहा है. सर इसने कहा है कि अगर ये बेईमानी करेगा आई विल पे, गारंटी भी. तो इस सिचुएशन में दिस गारंटी इज वैलिड फॉर ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस. या चलो छोड़ो, जॉब वाला एग्जांपल नहीं, ये क्लियर हो गया ना, ये है, बिल्कुल है. अब दूसरा ले रहा हूं. सपोज करो ये एक सेलर है और ये एक बायर है और कुछ भी बेचता है, धंधा है इसका. अब मान लो शुगर बेचता है बी, सी एक नया कस्टमर है और सपोज ए मैं हूं और सी है मेरा रिलेटिव. अब इसने नया व्यापार शुरू किया है शुगर बेचने का और ये बी से खरीद के बेचेगा. ये बी के पास गया, भाई उधार दे दो. बी ने मना कर दी, कह रहे हम नए आदमी को उधार नहीं देते. अब इसने कहा मेरे से कि आप बी को बोल दो कि वो मुझे उधार दे दिया करे. सर एक बार के ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, क्या कह रहा है, उसको बोल दो कि वो मुझे उधार दे दिया करे. और मैंने बी को बोला कि भैया ऐसा है, सी मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बढ़िया क्रेडिट वर्दीनेस है इनकी, आप बेफिक्र होके इन्हें उधार दे दिया करो, मेरी गारंटी है. अब इन्होंने एक बार सर 100 बोरी चीनी खरीदी, पेमेंट कर दिया, फिर 150 बोरी खरीदी, पेमेंट कर दिया, फिर 400 खरीदी, पैसे लेके भाग गए. अब बताओ, मैंने क्या कहा था, उधार दे दिया करो फॉर ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस. तो ये हो गई कंटिन्यूइंग गारंटी, और ये तब तक वैलिड है जब तक मैं रिवोक नहीं कर देता. रिवोक मतलब गारंटी को मैं बंद कर सकता हूं. सर लेट मी टेल यू वन थिंग, जब रिवोकेशन की बात आई है, यू कैन रिवोक योर गारंटी एनी टाइम, बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस. सर जैसे मेरे दोस्त ने लोन लिया और मैंने गारंटी दी, तो वो स्पेसिफिक उसी लोन की गारंटी थी और मैं रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि लोन तो दे चुका है बैंक. अब मैं रिवोक करके बैठ जाऊंगा, बहुत बढ़िया, बेईमानी नहीं हो गई, आई कैन नॉट रिवोक. सर यू कैन रिवोक योर गारंटी ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस. अब ये ट्रांजेक्शंस होते रहे, पेमेंट, ये इसको माल उधार बेचता रहा, ये पेमेंट करता रहा, कभी जरूरत नहीं पड़ी गारंटी, कोई दिक्कत नहीं. एक दिन मुझे पता लगा कि सी की माली हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बिगड़ गई, इसने जुआ खेल लिया, सट्टा कर लिया, व्हाटएवर, और अब सी की स्थिति अच्छी नहीं है. मुझे ध्यान आया, मैंने यार बी को फोन किया हुआ है
कि इसको उधार दे दिया करो, मैं पैसे दूंगा ये नहीं देगा। मैंने फिर वी को फ़ोन लगाया, मैंने कि भैया ऐसा है, सी की माली हालत अच्छी नहीं है, माली हालत मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, और अब आप सी को उधार देना बंद कर दो। अब अगर आपने उधार दिया तो आप जानोगे। तो दिस इज व्हाट आई एम रिवोकिंग माई गारंटी। जब मैंने फोन पे ये बात कही तो मिस्टर बी ने मुझे लौट के बोला कि अरे भाई साहब मुझे तो 10 लाख रुपए लेने हैं। तो इस 10 लाख के लिए मेरी गारंटी है, मैं पहले ही दे चुका हूं एंड आई कैन नॉट रिवोक। हाँ, इसके बाद ये अगर और गुड सप्लाई करेगा और माल बेचेगा तो उसके लिए मेरी गारंटी नहीं होगी, मैंने रिवोक कर लिया। तो मैं क्या समझा रहा हूं कि रिवोक कर सकते हो, इस केस में तो रिवोक हो ही नहीं पाएगी। ये तो पर्टिकुलर लोन के लिए है भैया, ये कैसे रिवोक होगी। लेकिन इस केस में यू कैन रिवोक फॉर ए फ्यूचर ट्रांजेक्शन जो अब तक हो चुका है। तो उस 10 लाख रुपीस के लिए आई विल रिमेन लाइबल। अब अगर वो 10 लाख का पेमेंट कर देता है तो मैं बच गया, लेकिन अगर वो 10 लाख में से कुछ गड़बड़ होती है तो दैट अमाउंट आई हैव टू पे। तो गारंटी रिवोक कर सकते हैं हम लोग। सर जी ये इस सिचुएशन में हो गया, या फिर पिछला क्या था वो एम्प्लॉयमेंट वाला एग्जांपल। तो जब तक एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करेगा मेरी गारंटी कंटिन्यू करेगी। तो गारंटी विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। श्योरिटीज लाइबिलिटी कंटिन्यूस अंटिल रिवोकेशन ऑफ गारंटी। और एक ही रिकमेंडेशन पे, ठीक है, एक ही रिकमेंडेशन पे बी ए वेल्दी लैंडलॉर्ड एम्प्लॉय सी एज इज मैनेजर, इसको मैनेजर कर लो। तो ए ने कहा, बी ने इसको मैनेजर रख लिया और उसकी रिकमेंडेशन है, गारंटी है। अब ये रेंट कलेक्ट करेगा और उसको भेज देगा। ए गारंटी दिस अरेंजमेंट प्रोमिसेस टू। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, कंटिन्यू, क्योंकि हर महीने वो कलेक्ट करेगा, हर महीने सेंड करेगा, और उसने उसको नौकरी पे रखवाया, गारंटी भी ली हुई है बेटा। तो गारंटी मैं आपको बताऊं बहुत खतरनाक चीज़ है, नहीं लेनी चाहिए किसी की। बहुत क्लोज है, मजबूरी है तभी गारंटी लें, अदरवाइज लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है। तो जीवन में कभी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि कोई आपसे कह रहा है भाई आप उसकी गारंटी ले लो, तो बहुत सोचकर समझ के गारंटी लें, क्योंकि करेगा वो और मरोगे आप। तो सर को एक्सटेंसिव है, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। देन वी हैव डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो बच्चों दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ये आप पढ़ोगे और इसमें सर जी हमको डिस्टिंक्शन अब आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। इम्पोर्टेंट है सर वो वाला जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, जो मिस रिप्रेजेंटेशन सप्रेशन ऑफ फैक्ट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। और सर डिस्टिंग्विश भी आ जाते हैं क्वेश्चन से एक तो कभी कभी, तो ये भी सब मतलब करना ठीक से आप लोगों को, है ना, बेमानी नहीं, लापरवाही नहीं करनी है। चलिए तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी अब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू बच्चों।